Hello students, welcome to next part of economics class 10 that is development। अभी आप लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं ये पार्ट 3 है। इसके पहले प्रीवियसली 2 वीडियो बन चुके हैं आपके। आइए जानते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जाना था जो कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज विद डिफरेंट, मतलब कि कंपैरिजन ऑफ कंट्रीज विद डिफरेंट कंट्रीज। एक कंट्रीज़ को दूसरे कंट्रीज से कंपैरिजन किया जाता था डेवलपमेंट के लिए। उसकी क्राइटेरिया थी कई तरह की, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा, जो हमने आपको मेंशन किया था प्रीवियस वीडियो में। अब लेकिन उसके लिए भी कंपैरिजन जो होते हैं, अगर किसी राष्ट्र के अंदर कोई स्टेट डेवलप कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ओवरऑल सभी स्टेट का डेवलपमेंट ही हमारे कंट्री के डेवलपमेंट को डिपेंड करता है। किसी राष्ट्र के डेवलपमेंट को हम कैसे जानेंगे जब तक हमारे स्टेट्स नहीं डेवलप करें। पता चलता है नॉर्दर्न इंडिया डेवलप कर रहा है, साउथ इंडिया नहीं कर रहा है, या साउथ इंडिया कर रहा है, नॉर्दर्न इंडिया नहीं कर रहा है, वेस्ट इंडिया कर रहा है, ईस्ट इंडिया नहीं कर रहा है। वेस्ट में आपका गुजरात और नॉर्थ वेस्ट में आपका गुजरात है, तो आपका इधर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, तो ईस्ट में आपका बंगाल है, ठीक है, असम है, साउथ में आपका केरल तमिलनाडु है, तो नॉर्थ में आपका कश्मीर, जम्मू कश्मीर और हरियाणा और पंजाब है। तो ये सारे स्टेट्स का भी डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, तभी ओवरऑल डेवलपमेंट हमारे कंट्री का होता है। आइए देखते हैं इसमें। सबसे पहले एज पर द वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अनुसार कंट्रीज विद पीसीआई। पीसीआई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? पीसीआई का मतलब होता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएस डॉलर ऑफ अबाउट 12.056, यानी कि 12.56 यूएस डॉलर जिस राष्ट्र का सालाना इनकम होता पर कैपिटा इनकम, यानी कि वहाँ प्रति आय व्यक्ति की जो इनकम है सालाना 12.56 पैसे होते हैं, ये यूएस डॉलर के हिसाब से 2017 में उनको ये कंसिडर करते थे रिच कंट्री में। ये बहुत पुराना डेटा है, लेकिन करंट डेटा अगर देखा जाए तो 12,375, यानी कि 2019 का डेटा देखा जाए तो जिस कंट्री का मतलब पर कैपिटा इनकम जो है 12,375 रुपये होते हैं साल के, उसको हम रिच कंट्रीज में रखते हैं। कंट्रीज विद पीसीआई ऑफ यूएस डॉलर ऑफ 9.55 और लेस, जिसका पीसीआई पर कैपिटा इनकम जो है 9.55 पैसे होते हैं या उससे कम 2017 के सेंसस के अनुसार, ये इसको पुअर कंट्रीज में रखते थे। लेकिन करंट डेटा के अनुसार जिसका पर कैपिटा इनकम रुपए में, जिसका पर कैपिटा इनकम 1,026 रुपये साल भर का होता है, उसको हम पुअर कंट्रीज में लेते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं हम हरियाणा, बिहार और केरला को एक तरह से इसी पीसीआई स्केल पर। तो देखिए अलग अलग जो हमारी क्राइटेरियाज है, जो हमने आपको बताया कि कंट्रीज़ को जब कंपेयर किया जाता है उसी तरह स्टेट्स को भी कंपेयर किया जाता है डेवलपमेंट पे। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR, LR यानी लिटरेसी रेट, ये नेट अटेंडेंस रेट है, ये पीसीआई है, ठीक है। हरियाणा में IMR हमारा जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 33 है, जबकि केरल का 10 है और बिहार में 38, यानी कि शिशु मृत्यु दर जो है हरियाणा में बीच में है, केरल में सबसे कम है, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हमारा यहाँ पे है और सबसे लोएस्ट यहाँ पे है। उसी तरह लिटरेसी रेट की बात करें तो हरियाणा में लिटरेसी रेट फिर देखिए 82 बीच में है, केरला 94 हाईयर है और बिहार का लिटरेसी रेट यानी शिक्षित दर जो है 62 है। नेट अटेंडेंस रेट जो है 61 है हरियाणा का, केरला का 84 है फिर से हाईयर और बिहार का 43 है। अब पर कैपिटा इनकम की बात करें तो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम 1,62,034 ये साल भर का है। प्रति आय व्यक्ति की सालाना आय जो है पूरी 1,62,034 रुपये है, जबकि केरला का 1,40,190 और वहीं पे बिहार का 31,454। तो यहाँ पे बिहार लोअर हो गया, यहाँ पे हरियाणा हाईयर हो गया। तो आपने देखा कि अलग अलग जो हमारा कंपैरेटिव डेटा है स्टेट्स का, इसमें भी कई तरह के डिफरेंसेस आते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हम एक ही डेटा को लेके चलें,
जरूरी नहीं कि हम एक ही डेटा को लेकर चले, हमें सभी डेटा को लेना जरूरी होता है और उसका क्या इफेक्ट है, क्या उसकी क्राइटेरिया है, इसको भी देखना पड़ता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है पब्लिक फैसिलिटीज़। पब्लिक फैसिलिटीज़ होता क्या स्टूडेंट्स? Public facilities. Money in your pocket cannot buy all the goods and services. Money in your pocket cannot buy all goods and services, cannot buy all goods and services that you may need to live well. Means पब्लिक फैसिलिटीज़ में जो है आता ही है कि पैसा अगर आपके पास है तो पैसा आपकी सभी तरह के गुड्स और सर्विसेज को नहीं खरीद सकता है जो आपको रहने योग्य चाहिए। जैसे कि आपका इनकम है, ठीक है, इनकम आपका जो है पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट को नहीं खरीद सकता। आप कितने भी अच्छे इनकम ग्रुप के क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके आसपास ग्रीनरी नहीं है, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ नहीं है या अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है, तो आप क्या इनकम कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में नहीं रह सकते। मतलब आपको वो मिल ही नहीं सकता क्योंकि आप खरीद नहीं सकते उसको। उसके लिए क्या करना पड़ता है, या तो आप ऐसी कम्युनिटीज़, ऐसे एरिया में शिफ्ट हो जाइए जहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल हो, या तो फिर जैसे चल रहा वैसे आप चलाएंगे। तो इन दिस रिस्पेक्ट जो पब्लिक फैसिलिटीज़ में गवर्नमेंट कुछ चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है। पहला, गवर्नमेंट प्रोवाइड बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़ थ्रू ओपन हॉस्पिटल and medical center। पहला इसमें यह आता है गवर्नमेंट जो है हमें प्रोवाइड करती है एक अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़, जो कि किसके थ्रू होता है, वो कैसे कर सकती है, कई हॉस्पिटल्स खोले वो और अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, तब हम कह सकते हैं कि पब्लिक फैसिलिटीज़ का गवर्नमेंट हमें ये प्रोवाइड की है। ये गवर्नमेंट ही करते हैं। आपकी इनकम कितनी भी अच्छी क्यों ना, आप एक हॉस्पिटल तो नहीं खोल सकते, या आप एक बहुत ही ज़्यादा पैसे हो तो आप क्या करते हैं, हर तरह की मेडिसिन अपने घर में मंगा लो। आपको उसके लिए एक अच्छे डॉक्टर्स, क्वालिफाइड डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब उस क्वालिफाइड डॉक्टर्स के लिए क्या ज़रूरी है, एजुकेशन। तो गवर्नमेंट प्रोवाइड better education system by opening best school and university। गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करे एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, किसके थ्रू, अच्छे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ खोल करके। ओके, जब एक अच्छी शिक्षा मिलेगी तो हमारे यहाँ कई तरह की सेवाएं, बैंकिंग फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल फैसिलिटीज़, मेडिकल फैसिलिटीज़ और भी कई तरह की सेवाएं उपलब्ध होंगी गवर्नमेंट के थ्रू, जिसके ज़रिए हमें एक अच्छी पब्लिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होगी, फ्री इन्वायरमेंट होगा।
राइट। तीसरा आता है गवर्नमेंट प्रोवाइड कंटिन्यू फूड सप्लाई थ्रू पीडीएस। यस, पीडीएस क्या है स्टूडेंट? पीडीएस है क्या? गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे कंटिन्यू फूड सप्लाई, मतलब कि लगातार फूड सप्लाई उन लोगों को मिलती रहे जो लोग पुअर हैं। ध्यान सुनिएगा, जो पुअर है, जो बीपीएल में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, उनको लगातार फूड सप्लाई दे सके। किसके थ्रू? पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। जिससे कि क्या होगा कि कोई भी गरीब, कोई भी इंसान भूखा ना सोए। गवर्नमेंट का ये टारगेट है। अगर वो भूखा सोएगा, बीमार पड़ेगा, उसके पास इतनी इनकम ग्रुप तो है नहीं, अब वो हॉस्पिटल में जाएगा और हॉस्पिटल में अगर फैसिलिटीज़ नहीं मिल भी गई, लेकिन अगर वो स्टार्विंग कर रहा है, यानी कि भूखा है और उसको खाना नहीं मिल रहा है, तो दवा भी डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो और अगर उसका हेल्थ अच्छा नहीं बनेगा तो एजुकेशन सिस्टम वो कहाँ से पाएगा? तो ये तीन चीज़ गवर्नमेंट पब्लिक फैसिलिटीज़ में ध्यान देती है कि एक अच्छा हेल्थ सिस्टम वो प्रोवाइड कर सके, क्लीन इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सके, एक एजुकेशन सिस्टम अच्छा प्रोवाइड कर सके जिससे कि स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ खोल सके, और प्रोवाइड कर सके लोगों को लगातार खाना वगैरह, जिससे कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू वो उसको बांट सकें। ओके, स्टूडेंट नेक्स्ट आते हैं हम सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट, जो कि अभी आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट होता क्या है? जब हम स्टूडेंट लगातार अपनी नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो एक समय आता है जब वो नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म होने लगती है, बिना हमारे ये सोचे हम उसको ओवर यूज़ कर रहे हैं या उसको वेस्ट कर रहे हैं और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचाते नहीं हैं। तब रिक्वायरमेंट आती है कि हमें उन रिसोर्सेज का इस तरह इस्तेमाल करना चाहिए जितना उसकी रिक्वायरमेंट है, जिससे कि फ्यूचर भी उसका सेफ रहे। वो हमारा कहलाता है सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट। इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम टू प्रोवाइड द नेचुरल सोर्सेज, द एबिलिटी ऑफ natural system to provide the natural sources and ecosystem service based upon the ability of natural system to provide the natural sources and ecosystem service based upon which the economy and society depend, on which the economy and society depends. ओके, यानी द एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम, वो योग्यता किसी प्राकृतिक व्यवस्था की जिसमें हम व्यवस्थित कर सकें, प्रोवाइड कर सकें, उपलब्ध करा सकें नेचुरल रिसोर्सेज को, प्राकृतिक साधनों को और उसके पर्यावरण यानी इकोसिस्टम को, उस पर्यावरण की सेवाओं को बेस्ड अपॉन, मतलब सर्विस बेस्ड अपॉन ऑन विच द इकोनॉमिक सोसाइटी डिपेंड्स, जिस पर हमारी अर्थव्यवस्था और समाज निर्भर करता है। ये एक योग मतलब कि एबिलिटी ऑफ नेचुरल सिस्टम,
योग्यता जो कि हम अपनी प्राकृतिक व्यवस्था को फ्यूचर के लिए उनके प्राकृतिक साधन और पर्यावरण की सेवाओं को उपलब्ध करा सके, जिस पर हमारा अर्थव्यवस्था और समाज निर्भर करता है। इट हैव द ओवरव्यू टू प्रोवाइड these for next future generation। मतलब कि ये इस दृष्टि से देखा जाता है कि हम उपलब्ध करा सके इन सभी चीज़ों को अपने आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को, तब हम कह सकते हैं कि हम एक सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट में हैं। जैसे कि मान लीजिए ग्राउंड वाटर भारत में इस वक्त क्या स्थिति है। अभी जो हाल ही के एविडेंसेस आए हैं उसके अनुसार देखा जाए, रिसेंट एविडेंसेस के अनुसार दैट द ग्राउंड वाटर अंडर सीरियस थ्रेट, मतलब कि हमारा जो ग्राउंड वाटर है इस वक्त बहुत ही जटिल स्थिति में चल रहा है, सीरियस थ्रेट में चल रहा है। क्यों? उसका रीज़न ड्यू टू द ओवर यूज़, लगातार जो हम इसका इस्तेमाल करते जा रहे हैं पूरे राष्ट्र में, मतलब कि ओवर यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर in many parts of country, in many parts of our country। ठीक है, नियर अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट आई है, जिसके अनुसार अगर हम देखें तो हमारे देश में 300 डिस्ट्रिक्ट्स की रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार उनके यहाँ के ग्राउंड वाटर के एविडेंसेस लिए गए, जिससे पता चला कि हमारा ग्राउंड वाटर 4 मीटर्स डाउन लेवल पे चला गया है। और कितने वर्षों में? सिर्फ और सिर्फ 20 वर्षों में, मात्र 20 ईयर्स में। यानी कि स्पीड से देखा जाए तो बहुत तेज़ी से हमारा ग्राउंड वाटर लेवल घट रहा है भारत में। अब अगर हम इसी चीज़ को लेके चले कि 1/3 हमारे देश के 1/3 लोग जो हैं, 1/3 ऑफ कंट्रीज यूजिंग ओवर यूज़, अगर इसी तरह लगातार इस्तेमाल करती गई ग्राउंड वाटर, 1/3 ऑफ आवर कंट्री, अगर लगातार 1/3 हमने से ये कि 1/3 पॉपुलेशन अगर हमारे देश की लगातार इसी लेवल पे हमारे ग्राउंड वाटर के यूज़ करती रही, तो आने वाले 25 सालों में, यानी कि अगले 25 सालों में हमारे पास सेम स्थिति हो जाएगी, यानी कि 60% स्थितियाँ हमारी जो है सेम हो जाएगी। यानी कि जो हमारा ग्राउंड वाटर का लेवल है वो नीचे चलता चला जाएगा, और उसके बाद बहुत जल्दी हमारा वो जो ग्राउंड वाटर है वो ड्राई या एम्प्टी हो जाएगा। एम्प्टी वेल्स या ड्राई वेल्स हमें जगह जगह मिलेंगे। तो ये जो स्थिति बनेगी, ये बहुत ही भयानक है। इसलिए हमें एक सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के थ्रू ये ध्यान देना होगा कि हम अनावश्यक तौर पे बिना वजह बेवजह ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल ना करें। कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को चलाएं, या इसका सेकेंड ऑप्शनल ये है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। बेस्ट यही होगा कि हम बेस्ट ऑप्शनल में कि हम जो बरसात के पानी है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें, और ज़्यादातर अपने जैसे गाड़ी धुलना हुआ या और भी कई चीज़ हैं, पेड़ों में पानी डालना हुआ, तो उसका इसमें इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारा जो ये ग्राउंड वाटर लेवल है ये रिजर्व रह सके। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारा एग्जॉस्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि हमारी जो प्राकृतिक साधन है वर्ल्ड के अनुसार बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही है।
एग्जॉस्ट यानी कि एम्प्टी होना, ड्राई होना। ओके, एग्जॉस्ट यानी कि एम्प्टी होना, ड्राई होना। अब हम कंपेयर करते हैं कंट्रीज़ को, जैसे कि मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट होता है हमारा एशिया, आपकी यूरोपियन कंट्रीज़, ये एरिया मिला करके हम ज़्यादातर मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट में हम ज़्यादातर लेते हैं एशिया और इंडिया एशिया को ज़्यादा लेते हैं, तो ये हमारा मिडिल ईस्ट कहलाता है। यूएसए हमारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वर्ल्ड, ये तीनों का कंपैरिजन किया गया है। किसका? ये हमारे एग्जॉशन एक्सेस, मतलब हर जगह कितना कितना रिसोर्सेज का इस्तेमाल होता है। अगर देखा जाए तो ये रिजर्व जो है हमारे, इसमें नेचुरल रिसोर्सेज, क्रूड ऑयल वगैरह सब आते हैं, बिलियन टन्स में काउंट हो रहा है। और ये बता रहा है कि कितने साल तक हमारा रिजर्व विल लास्ट, रिजर्व जो है आखिर तक रहेगा, यानी लास्टेड रहेगा, कितने साल तक ये और चलेगा। तो मिडिल ईस्ट जो कि 99 बिलियन टन इस्तेमाल करती, सभी देशों को मिला के मिडिल ईस्ट का कहा गया है, 99 बिलियन टन रिजर्व्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें ज़्यादा क्रूड ऑयल आता है। और ये 93 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं। अगर वर्ल्ड के साथ देखा जाए, अगर इतना तेज़ी से यूज़ करेगी है तो 93 साल तक हमारे वर्ल्ड में जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज है वो चल सकता है। अगर उसी स्पीड में यूएसए करती है, इसको 4 बिलियन टन की ज़रूरत पड़ती है, तो 10 साल तक चलाएगी। और वर्ल्ड के पास 137 रिजर्व है, यानी टोटल पूरे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ का रिजर्व अलग, यूएसए का अलग, और उन सबको मिला करके अगर 137 बिलियन टन हमारे वर्ल्ड में है तो वो 43 ईयर्स तक चल सकता है, अगर हर एक कंट्री इस रिजर्व का इस्तेमाल करती है। इंडिया को क्रूड ऑयल की ज़रूरत पड़ती है 619 मिलियन टन, जो कि 2019 की सर्वे रिपोर्ट के अनुसार था, जिसमें कई तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स थे। उसमें गवर्नमेंट को अपनी पावर्स बढ़ाने के लिए 619 मिलियन टन की क्रूड ऑयल की ज़रूरत पड़ी थी। अमेरिका अकेला एक ऐसा देश है जिसको उसकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा, मोर देन 8 रिक्वायरमेंट, जितना उसको ज़रूरत उससे ज़्यादा वो क्रूड ऑयल इस्तेमाल करता है। किस लिए? अपनी मिलिट्री पावर को, अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए और अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, अपनी इकॉनमी को बढ़ाने के लिए और अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए उसको क्रूड ऑयल की ज़रूरत, उसके जितने वहाँ पे उसके रिजर्व, उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो अगर इस तरह से लगातार नेचुरल रिसोर्स यानी कि जिसमें हमारे क्रूड ऑयल और कई चीज़ें आती हैं, अगर होता गया तो स्टूडेंट अलग अलग देशों की स्थिति जो है ये बताती इतने साल तक। और अगर पूरे वर्ल्ड का देखा जाए, सभी अगर इतनी तेज़ी से इस्तेमाल करेंगे तो 43 साल और यानी कि अगर हमारा ये चल रहा है 2020 तो 43, यानी कि मुश्किल से हमारा क्रूड ऑयल 2063 या उसके पहले ही ख़त्म हो जाएगा। ये वर्ल्ड के जितने भी नेचुरल रिसोर्स हैं 2063 या उससे पहले ही ख़त्म हो जाएंगे। तो ये सभी कंट्रीज़ को ध्यान देना चाहिए कि आपस में रह करके एक दूसरे का सहयोग दे करके एक दूसरे का डेवलपमेंट करते जाएं और सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट को बढ़ावा दें। ओके, तो ये आपका लेक्चर्स ओवर हुए। आपको जल्दी इसके PDF वगैरह भेजे जाएंगे, उसको तैयारी करिएगा। ओके स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।